हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गेट 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि टी सच दैट R4 to R4 be a linear transformation and null space of T is given by x1 x2 x3 x4 such that ये जो है प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, नल स्पेस की। और क्या हमें दे रखा था? रैंक ऑफ टी माइनस थ्री आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। इज इक्वल टू 3 on R4। देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज, क्या होगा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी? वो इस क्वेश्चन को करने के तो कई तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एक काम कर सकते हो कि इस टी का जो है ना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड कर लो, है ना। टी ऑफ एक्स कमा वाई x1 x2 x4 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद जो है आप मैट्रिक्स बनाओ, है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका डायमेंशन फाइनाइट है। अगर डायमेंशन फाइनाइट है तो आप मैट्रिक्स की बात करो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, दोनों बात एक ही है। लेकिन क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? डायमेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। तो हम अब इसमें हम मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी बात करें, बात एक ही है ना। मैट्रिक्स की बात करें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बात एक ही, क्योंकि डायमेंशन यहाँ फाइनाइट गिवन है। ठीक है। तो हम देखते हैं ये कि एक तो ये हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें और ये बट काफी लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन करने में। तो हमारे पास कुछ अच्छे रिजल्ट हैं। क्या वो रिजल्ट हैं? तीन रिजल्ट हैं। हम तीन रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला ये, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, रैंक ऑफ टी माइनस थ्री आई इज इक्वल टू 3 on R4, ये ना। तो इस कंडीशन से क्या हम कह सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 3, है ना। क्या थ्री आइगन वैल्यू हो सकती है? क्या थ्री आइगन वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल, थ्री आइगन वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि रैंक जो है 4 से कम है ना, 4 से कम होगी। ठीक है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी तो थ्री आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब वो अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, हम क्या हम रैंक ऑफ टी निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नल स्पेस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हम कि कौन सा, 4 इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी, है ना। तो यहाँ से नल्टी क्या है? नल्टी यहाँ पे 3 हो जाएगी ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे x1 को फ्री ले लेते हैं, x2 x3, तो x4 क्या हो जाएगा? ये डिपेंडेंट हो जाएगा ना, ये x4 है। तो यानी कि 3 हमारे पास चॉइसेस है, तो यहाँ पे नल्टी क्या हो जाएगी? 3, है ना। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा यहाँ से? सो 4, तो क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस 3। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। अच्छा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब रैंक ऑफ टी क्या है? 4 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीरो भी आइगन वैल्यू है ना। जीरो इज आइगन वैल्यू, है ना। जीरो इज आइगन वैल्यू। हमारे पास कितनी आइगन वैल्यू निकल चुकी है टी की? एक तो पहला 3 आइगन वैल्यू है, दूसरा कौन सा है? जीरो आइगन वैल्यू है। अब सवाल यही है, यहाँ पे है जो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसकी मैट्रिक्स हम बनाए तो इसकी मैट्रिक्स क्या 4x4 की होगी। और उसके पास कितने आइगन वैल्यू होंगे? 4 आइगन वैल्यू होंगे। लेकिन हमारे पास अभी कितने आए हैं? दो ही आइगन वैल्यू। अब सवाल यही है कि क्या इससे ज्यादा आइगन वैल्यू हो सकते हैं? तो देखते हैं। ठीक है। तो हम पहले हम एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो यहां से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस रैंक ऑफ ए माइन ए, ये ना, ए माइनस जीरो आई इक्वल टू ए, ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एन क्या है?
यहाँ 4 लिख देगा, n 4 है, यहाँ पे 4 माइनस रैंक ऑफ टी 1, ठीक है, तो यहाँ 3। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो कितनी आ गई? 3 आ गई। आइए हम रिजल्ट नंबर 1 का यूज करते हैं, क्या है? हार्मोनिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो लेस देन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो कितनी आई है? 3। 3 लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो। अब यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? आइगन वैल्यू होती है ना, कि आइगन वैल्यू कितनी बार आई है। तो क्या आइगन वैल्यू जीरो एक बार आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। 2 बार आ सकती है? नहीं आ सकती। 3 बार आइगन वैल्यू आ सकती है? हाँ। यानी कि या तो आइगन वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो, जीरो, जीरो। 3 बार तो आइगन वैल्यू हो सकती है ये, है ना। लेकिन 3 से ज्यादा भी तो हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी, है ना। 4 भी हो सकती है लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी आइगन वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये फाइनली हमारे पास क्या निकल गया कि आइगन वैल्यू क्या क्या हो गए? यहाँ पे आइगन वैल्यू जीरो, है ना, जीरो, जीरो, 3, है ना, जीरो, 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 3। ये आइगन वैल्यू निकल गया हमारे पास। ये हमारे पास है, क्या है? आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू हो गया। ठीक। अब हम इस मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइजेबल चेक कर लेते हैं, अगर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा तो हमारे हमारे कई रिजल्ट काम आ जाएंगे ना। तो डायगोनलाइजेबल चेक करते हैं, कैसे चेक करें डायगोनलाइजेबल के लिए? तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 0, 3 आइगन वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ, अच्छा 3 भी निकाल लेते हैं ना। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन 4 माइनस रैंक कितनी है ये? 3 है ना, तो इज इक्वल टू 1। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो इक्वल टू अभी हमने निकाला है, कितनी है? 3, है ना, 3 है। तो अगर हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम करते हैं, है ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 प्लस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो, क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। क्या ये डायमेंशन के बराबर आ गया? क्या हाँ, डायमेंशन के बराबर आ गया। तो डायमेंशन के बराबर आ गया, तो यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 क्या है? ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल होगी। कब होगी? इफ एंड ओनली इफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 वेयर लैम्डा आई आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो यानी कि ये रिजल्ट नंबर 2 क्या है? सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो t है, t क्या है? डायगोनलाइजेबल है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि t क्या है? यहाँ पे डायगोनलाइजेबल है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल देते हैं क्या कि t इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। अब t डायगोनलाइजेबल हो गया। अब क्या होगा कि हमें मिनिमल पॉलिनोमियल बताना है। अब रिजल्ट नंबर 3 क्या है? कि ए डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल हैज नो रिपीटेड फैक्टर्स। यानी कि हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी, क्या किस फॉर्म की बनेगी?
एक्स एक्स माइनस थ्री, मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि रिपीटेड रखना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, एक्स स्क्वायर था, कहीं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर था, तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी क्या आ जाएगी, रीजन नंबर 3 से, ये क्या हो जाएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स दी थी m इज इक्वल टू 4 - 3 1 0, है ना। और हमें पूछ रहा था m का पावर 8 प्लस m का पावर 10, है ना, m टू दी पावर 7 m टू दी पावर 9 क्या है, डायगोनलाइजेबल है। तो डायगोनलाइजेबल चेक करना है, काफी बड़ा टास्क है ना, इसका स्क्वायर करो फिर क्यूब 4 8 9 10। तो बट इसमें कुछ तो होगी, ट्रिक होगी ना, जो हम करेंगे। या तो हम डेफिनेशन से हम यूज करके कर लेंगे, हम पावर करके थोड़ी डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स माइनस 3 x प्लस 1, ठीक है, x - 3 x+1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 और 1। तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 3 और 1 आ गई। अब देखो आइगन वैल्यू अगर 3 और 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये m क्या है, डायगोनालाइजेबल है ना। m m क्या है, m इज डायगोनालाइजेबल, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आती है तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनालाइजेबल होती है। ठीक है, अब सवाल यही है कि m का पावर 8 प्लस m का पावर 10 कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अगर m डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब कोई ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, D इज इक्वल टू पी इनवर्स m, p लिख सकते हैं। p क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं ना, p इनवर्स mp। तो हम अगर डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p इनवर्स mp, p इनवर्स mp, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी इनवर्स एम स्क्वायर डी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एम स्क्वायर भी क्या है, ये भी डायगोनलाइजेबल है ना। ठीक है, क्योंकि हम इसको डी के फॉर्म में लिख चुके हैं ना। कैसे, इस डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। आप इस डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख सकते हैं ना, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है तो हमें एक डी मैट्रिक्स मिल जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स, जो हम पी इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी क्या है, पी है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमने यूज किया, इस डेफिनेशन को यूज किया हमने। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कहें कि यहाँ पे डी का पावर 8 क्या होगा, हाँ डी का पावर 8 भी होगा। क्यों, क्योंकि पी इनवर्स एम का पावर 8 पी हो जाएगा। सिमिलरली जैसे डी स्क्वायर निकाले ना, इस तरह D8 निकाल लेंगे। इसी तरीके से D10 क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा पी इनवर्स एम टू दी पावर 10 पी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ऐड कर देते हैं D8 प्लस D10। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पी इनवर्स M8 एम टू दी पावर 8 पी प्लस पी इनवर्स एम टू दी पावर 10 और पी हो जाएगा ना। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो पी इनवर्स कॉमन ले लेंगे ना, पी इनवर्स हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम कर सकते हैं M8 प्लस एम टू दी पावर 10, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ से पी, यहाँ से ये पी कॉमन ले लेंगे, है ना, पी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि इसको भी हमने पी इनवर्स और यहाँ पे इसके फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो यहाँ से एम टू दी पावर 8 प्लस एम का पावर 10 क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। तो यानी कि ये क्या है यस करेक्ट है। सिमिलरली हम इसको भी चेक कर लेंगे, एकदम सेम इसी तरीके से, बहुत आसान है। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एम का पावर 7 प्लस एम का पावर 9 इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, है ना।
तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आप देख लेना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? गिवन क्या था कि ए जो है करता है कहाँ से, एक कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ फील्ड क्या है, ओवर आर है ना, आर के ऊपर बात कर रहा है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आयोटा आई इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। कहाँ आई क्या है, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आयोटा क्या है, आयोटा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट है ना, आयोटा इज इक्वल टू √-1 है ना, ठीक है। एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 रिजल्ट है, इसका यूज करेंगे, आसानी से बता देंगे। क्या है पहला रिजल्ट, कि अगर ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 है तो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। अब ये आप आ जाओ, यहाँ इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए प्लस आयोटा आई का 0 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं आई क्या है, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है ना, आइगन। अच्छा, अब ये जो है 3x3 की मैट्रिक्स होगी ए, 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा कितने डिग्री का, 3 डिग्री का है ना, कितने डिग्री का आएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। और कोफिशिएंट क्या आएंगे इसके, आर आएंगे। अगर हमें पता है कि ऐसा होता है, तो अगर ओवर आर है ना, तो माइनस आयोटा भी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, है ना। ये हमारे पास ये भी एक रिजल्ट है कि अगर आइगन वैल्यू, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो और इसका कोफिशिएंट अगर आर है ना, तो एक अगर आइगन वैल्यू आयोटा है, दूसरी माइनस आयोटा होगी, मतलब एक दोनों कॉन्जुगेट में आते हैं ना ये। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अगर कोफिशिएंट हो तो ये चीजें सही नहीं है, इसलिए हमें देखना होगा। अगर सी होता तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे, है ना। तो यहाँ माइनस आयोटा, ठीक है। अब 3x3 की मैट्रिक्स से 2 आइगन वैल्यू निकल चुकी है। अब एक आइगन वैल्यू हमें और निकालना है, कैसे निकालें, आइए हम रिजल्ट नंबर 3 का यूज करते हैं। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है, आयोटा माइनस आयोटा इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3। ये डिटर्मिनेंट कितना है, 3 दिया हुआ है, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 तो ही हो गया इसका, आयोटा स्क्वायर -1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकालना है। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, आइए देखते हैं। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ना। पर यहाँ पे हमें क्या ए स्क्वायर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, हम ए की आइगन वैल्यू क्या है, आयोटा, तो ए स्क्वायर की क्या होगी, आयोटा स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ क्या आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा, सॉरी यहाँ माइनस आयोटा पूरा होगा ना, तो यानी कि ये -1, तो ये भी -1 होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर की हो गई, क्या ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो गई। तो हमें ट्रेस निकालना है, तो इसका सम कर देंगे, तो -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 7, है ना। तो हमारा आंसर क्या था, 7 था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि v इज इक्वल टू R4 है ना, R4 ओवर R है ये, ठीक है। और x इज इक्वल टू ये कंपोनेंट दिया, y जो है ये कंपोनेंट दिया हुआ है, और x कामा y जो है वो डिफाइन किया है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। और कह रहा है लेट m बी ए सब स्पेस ऑफ बी डिफाइन, हमारे पास क्या है, m कैसे डिफाइन किया, x1 x2 x3 x4 सच दैट x1 इक्वल टू x3। तो हमें डायमेंशन पूछ रहा है किसका, डायमेंशन ऑफ m पर, है ना। तो ये दरअसल ना ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ये है कि कोई मैट्रिक्स, ये क्या है, वी कोई स्पेस है, फील्ड क्या है, आर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी। तो डब्ल्यू पर कैसे हम डिफाइन करेंगे, वी बिलोंग्स टू वी सच डेट वी कामा डब्ल्यू इक्वल टू 0 फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। ये इसके अंदर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो कई रिजल्ट है, हमने बस 3 ही जिसका यूज होगा वही हमने लिखा है। पहला क्या है, डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू पर इक्वल टू
0, और डब्ल्यू डायरेक्ट सम इक्वल टू डब्ल्यू पर इक्वल टू वी, एंड थर्ड रिजल्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू पर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं कौन सा, ठीक है, पहले इसका डायमेंशन तो निकालने एम की, डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ एम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ x1 है ना, और x1 और x3 एक ही है, तो एक ही काउंट होगा ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, पर हमारे पास x1 और x3 बराबर है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एम इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, कैसे हमने किया, क्योंकि x1 और x3 जो है में से एक ही तो हम मानेंगे ना, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रिजल्ट नंबर 3 का। क्या है रिजल्ट नंबर 3, डायमेंशन ऑफ, क्या है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, या एम, कुछ भी, तो यहाँ पे 3 प्लस डायमेंशन ऑफ एम पर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी कितना है, 4 है ना, आर फोर ओवर आर की क्या होती है, डायमेंशन 4 होती है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एम पर इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हमारे पास था, 1 था। आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो प्लीज आप कमेंट करें, ताकि मैं इसका आंसर दे सकूं। थैंक यू।